तो नंबर 1 जो सबसे बड़ा स्रोत के रूप में भारतीय शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जो कि अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुआ था। उसके बाद अमेरिका एक बड़ा सोर्स है, वहाँ से हमने संविधान के बहुत से प्रावधानों को लिया है। उसमें नंबर 1 है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, वह निहित है किसमें? प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में। तो यह बात हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। दूसरा, पोस्ट ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति है वह चुना जाता है, ना कि वह पद अनुवांशिक है। राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो ये जो निर्वाचित राष्ट्रपति का पद है ये, और अगर किसी कारण से राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, महाभियोग मतलब एक जो भी प्रोसेस से हटाया जाना है उनको, उसके बारे में हम आगे जाकर के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तब उसको पूरा पढ़ेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया या द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तीसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। कहने का मतलब सभी जो कानून के समक्ष सभी एक समान है, या कानून सभी के लिए एक समान है, यह जो बात है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह भी अमेरिकी कानून से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, इसको अगर एक लाइन में कहेंगे तो। उसके बाद है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि पदेन सभापति, कहने का मतलब जो भी व्यक्ति उस पद पर शोभायमान होगा, सुशोभित होगा, जैसे कि उपराष्ट्रपति है, वह राज्यसभा के सभापति होंगे। जो सभा का संचालन करते हैं, जो डाइस पे बैठते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो होते हैं सभापति, वहाँ के कार्य का संचालन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यह प्रावधान। और दूसरा, जो उपराष्ट्रपति का पद स्वयं में, कि एक भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये जो प्रावधान है ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? अभी है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू जी हैं, और इन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी जी को 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये जीते थे, नायडू जी। ठीक है, इसके बाद एक प्रावधान है सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमसी मतलब सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। कहने का मतलब सर्वोच्च कौन होगा? संविधान होगा। संविधान लोगों के लिए है, लेकिन सर्वोच्च जो होगा वो संविधान होगा। कहने का मतलब कोई भी, कल भी आप लोगों से चर्चा किया था कि जितने भी नियम कानून हैं, जो भी प्रावधान है, वह अल्टीमेटली जो सोर्स है वो संविधान है। उसमें जो निहित प्रावधान है, आवाज रिपीट हो रही है बेटा, किसी का माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ, माइक ऑफ करके रखेंगे। ठीक है, क्या होता है कि ये साउंड के यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा एक डिले होता है। जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ, आपके फ़ोन तक पहुँचने में कुछ एक सेकेंड्स का समय हो सकता है। जब आप माइक ऑन कर देते हैं तो वो कई बार रिपीट होके एक इको होता है, वो यहाँ पर हो रहा है। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी नियम कानून या प्रावधान जो संविधान में निहित प्रावधान है या बातें हैं, उनके विपरीत नहीं जाएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, ये जो प्रावधान है, इसको भी कल हमने देखा था, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ऐसा करके हमने पढ़ा था। वो सब भी अब जब एक बार आप पढ़े रहते हैं तो वो आपके दिमाग में फिर से वो घूमना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। तो ये जो है अमेरिकी अधिकार पत्र से या बिल ऑफ राइट्स, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है। तो बेसिकली आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स का सोर्स कंट्री कौन सा है, तो ये है अमेरिका। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स के बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी।
स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका कहने का मतलब जो विधायिका से स्वतंत्र है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखिए इसके बहुत सारे प्रावधान के आधार पर इसको स्वतंत्र दर्जा है। भले वहाँ पर जो नियुक्ति वगैरह है भले एक प्रोसेस के तहत की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। वो जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को किसी भी प्रकार का निर्णय है या कहीं पर भी कोई संवैधानिक कोई किसी तर्क पे विचार करना है या कोई ऐसी बात है या शासन कहीं अपने मतलब ये यहाँ पर देखिएगा तो विधायिका और जो न्यायपालिका है यह दोनों एक दूसरे को चेक करके रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विधायिका कहीं कोई ऐसे कानून ना बना दे जो कि सही ना हो, उसके लिए फिर न्यायपालिका के पास अधिकार होते हैं कि वो उनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उस पर कोई फैसला सुना सके। तो इस पे धीरे धीरे आगे चर्चा होता जाएगा। अभी तो आपको एक मोटा मोटा बीच बेसिक एक खाका तैयार करना है, दिमाग में एक ओवरव्यू तैयार करना है आप। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। जुडिशियल रिव्यू सिस्टम मतलब जैसे कोई अगर आज एक किसी प्रकार का फैसला हो गया तो कल को फिर से वो फैसला मतलब वो जो फैसला है उसको उस पर कोई किसी प्रकार का चेंजेस कर सकने का जो सिस्टम है ये होता है जुडिशियल रिव्यू सिस्टम। रिव्यू, री का मतलब दोबारा और व्यू का मतलब देखना, तो पुनर्अवलोकन करना, फिर से उसे देखना। तो किसे देखना? कोई एक निर्णय हो चुका है, अगर न्यायपालिका ने कोई एक निर्णय दिया है तो उसको पुनः देखा जा सकता है, क्योंकि भाई त्रुटि तो कभी भी हो सकती है। अगर पुराने समय में या पहले के समय के आधार पर या किसी मान्यताओं के आधार पर कोई निर्णय लिया गया है तो उसे पुनः देखा जा सके। इस प्रावधान को भी अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, लोकहित याचिका या जनहित याचिका, जिसको अंग्रेजी में PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी को लगता है कि यह कोई जनहित का मुद्दा है तो ये उसको एक याचिका के रूप में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इनके समक्ष रख सकते हैं और वो उस पर विचार कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा निर्णय है जो लोगों के हित में आवश्यक है तो उस पर वो तत्काल निर्णय भी लेते हैं। तो ऐसी याचिका जो कि जन के हित में हो, लोगों के हित में हो, वह जनहित याचिका कहलाती है। इसके अलावा अब एक अगला देश है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? नंबर 1, पोस्ट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट। तो अलग अलग राज्य हैं भारत में, उन राज्यों के राज्यपाल का जो पद का प्रावधान है यह कनाडा से लिया गया है। नंबर 2, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब एक संघीय शासन की व्यवस्था, संघ का एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन, संघ का एक संविधान। कहने का मतलब संविधान होगा वो राज्यों का नहीं होगा, राज्यों के पास ना हो करके संघ के द्वारा एक संविधान होगा, उसके आधार पर पूरा देश में शासन व्यवस्था होगी। और जो शासन व्यवस्था एक यूनिटरी सिस्टम होगा गवर्नेंस का। कहने का मतलब राज्यों का एक संघ है जैसे भारत, तो वो सिस्टम जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से नंबर 1, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहने का मतलब एक नागरिकता, यानी कोई व्यक्ति भारत में है वो भारत का नागरिक है, न कि भारत के अलावा किसी राज्य का नागरिक। देखिए वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। नागरिकता कहने का मतलब सिटीजनशिप, राष्ट्र का सिटीजनशिप होता है, न कि राज्यों का। तो यह जो सिंगल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से है। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसद होगा, संसद में 2 सदन होंगे, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहने का मतलब कोई कानून है उसके समक्ष सभी एक समान है, सभी को एक समान ट्रीट किया जाएगा। यह जो कॉन्सेप्ट है वह ब्रिटेन के संविधान से है।
एग्जीक्यूटिव नॉमिनल कहने का मतलब ये है जो कार्यपालिका होगी वह नाम मात्र की होगी। कार्यपालिका कहने का मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, जो जैसे कोई गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया, उसका पालन करने के लिए एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये नॉमिनल नाम मात्र के होते हैं। नाम मात्र के कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई बहुत ज्यादा पावर इनके पास नहीं होता, बहुत ज्यादा शक्ति निहित नहीं होती। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट का एक, जैसे उसमें आप देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको कह सकते हैं, उसमें कैबिनेट होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये जो कैबिनेट सिस्टम है, प्रावधान, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद जो जुडिशरी का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, कहने का मतलब जो निचले स्तर से जुडिशरी का शुरू होना, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये एक यूनिटरी एक यहाँ पर भी एक वो कलेक्टिव यूनिटरी स्ट्रक्चर है। यानी क्या कहना चाहिए इसको, केंद्रीकृत न्यायपालिका है, सेंट्रलाइज्ड जुडिशियरी। ये प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जैसे कोई मंत्री परिषद है, वहां अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसको भी आगे जब इसके प्रावधान आएंगे थोड़ा डिटेल में तो सभी के जब प्रावधान आएंगे तब उनके बात करेंगे। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू जानने के लिए ये समझ लीजिए कि भाई जैसे अगर कुछ 10 मंत्री हैं तो वो 10, ऐसा नहीं कि ये मंत्री नंबर ए है, इनके द्वारा कोई किया गया कार्य है तो वही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए सारे के सारे एक साथ उत्तरदायी होते हैं, यानी साथ साथ चलेंगे, साथ साथ डूबेंगे। ऐसा जो एक जो वो है बात है या तर्क है, वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन कहने का मतलब भाई जो शासन कैसे होगा, जो रूल्स होंगे उसी के आधार पर, जो कानून होगा, जो नियम होंगे, रूल्स होंगे, उन्हीं के आधार पर शासन व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। फिर ब्रिटेन से ही लिया गया है बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम कहने का मतलब वही द्विसदन वाला जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे कि सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है, और जैसे स्टेट्स में हो सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद, है ना। हर एक स्टेट में नहीं है, लेकिन जहां पर अपनाया गया है वहां पर है विधान परिषद, अदरवाइज विधानसभा तो स्टेट्स में है ही। तो बेसिकली ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है, ये लोकसभा राज्यसभा, उसमें राज्यसभा अपर हाउस है, उच्च सदन, और लोकसभा जो है लोअर हाउस है, निम्न सदन। इसके बाद है एक है इसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रोसीजर ऑफ रूल या लॉ मेकिंग, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है। तो अगर कोई कानून बनाना है तो वो किस विधि से वह कानून का निर्माण होगा, उसके लिए जो प्रक्रिया निहित है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद आयरलैंड का संविधान आता है। तो यूनाइटेड किंगडम में ही आयरलैंड एक राष्ट्र है, वहां के संविधान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर लिया गया है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व, ऐसे सिद्धांत जिस पर राज्यों को चलने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कुछ एक आइडियल स्टेट्स या आइडियल सिद्धांत दिए गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि राज्य उस पर पूरी तरीके से चल सके, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन सिद्धांतों को अमल में लाया जाए। तो ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टिव्स हैं, निर्देश है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो जो माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो लगभग 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करने की जो परंपरा है, 6 वर्ष के लिए नामांकन होता है, 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है इनका। तो जब नामित किया जाता है तो वैसे व्यक्ति किसी विशेष फील्ड में माहिर होते हैं, और ये जो फील्ड हो सकता है
आर्ट्स का, लिटरेचर का, साइंस का, सोशल सर्विस का। आर्ट्स का मतलब कला का, लिटरेचर मतलब साहित्य का, साइंस मतलब विज्ञान का, और सोशल सर्विस मतलब समाज का, सामाजिक विज्ञान का, या सामाजिक सेवा का, सामाजिक सेवा कहेंगे इसे। तो ये इन क्षेत्रों से ये हो सकते हैं। राज्यसभा में नॉमिनेशन 12 सदस्यों का होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं को भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। इसके बाद एक जो पॉइंट है कि इलेक्टोरल कॉलेजिएट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। कहने का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे आप लोगों को किसी को ध्यान में नहीं होगा कि कभी आपने राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाला, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए हम लोग सीधे वोट नहीं डालते। उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेजिएट है। उस इलेक्टोरल कॉलेजिएट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे, इस बात का जो उल्लेख है वह भी आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। इसके बाद अगला जो देश आता है वो है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है कि रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य या गणतंत्र। कहने का मतलब कि लोगों का तंत्र है। यहाँ पर जो हेड होते हैं वह इलेक्टेड होंगे, अनुवांशिक हेड नहीं होते, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं। तो रिपब्लिक का जो सिस्टम है, ये जो थिंकिंग है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुत्व का जो सिद्धांत है, यह भी हमने, इसका जो बेसिक जो ओरिजिन है वो फ्रांस का संविधान से है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो लिया है वो है कि प्रियम्बल का जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, जो हमने संविधान की उद्देशिका में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे अभी मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ, वो तो वो जो प्रस्तावना की शब्दावली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो अब समवर्ती सूची कहने का मतलब, ये हमने कल फिर चर्चा की थी कि ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, ये समवर्ती सूची कहलाता है। तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। सूचियों का जो भी ये सूची है इसमें, तो इसमें सेंटर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन हुआ, कि शक्ति का विभाजन कहने का मतलब कौन किस पर कानून बनाएगा, ये वाली बात हुई यहाँ पर। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। उसके बाद आता है रशिया या फिर पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर जिसको कहते हैं, उनके संविधान से हमने क्या लिया है, नंबर 1 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 का 51 का में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य, उसको हमने रशिया के संविधान से लिया है। हमारे क्या कर्तव्य हैं, मूलभूत कर्तव्य हमारे क्या हैं वो। इसके बाद पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर प्लान्स का जो सिस्टम है वह भी रशिया का संविधान से लिया गया है। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। यह बात हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और जापान के संविधान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अच्छा एक मिनट, जर्मनी का छूट गया, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ। जो साउथ अफ्रीका का अमेंडमेंट वाला हो गया, जर्मनी में है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपातकालीन उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस, तो किन मायनों में और कब आपातकाल की घोषणा हो सकती है, उस समय क्या क्या हो सकते हैं, कब अधिकार किस हद तक शिथिल होंगे, और जो भी बातें हैं, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। और इसमें एक लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अपर हाउस। अपर हाउस कहने का मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए
जो सदस्यों का चुनाव की जो प्रक्रिया है वह भी जर्मनी के संविधान से लिया है। इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे एक पॉइंट, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि जो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी समान है, तो ये सब क्या है, ये डॉक्ट्रिन्स है। डॉक्ट्रिन्स है मतलब एक प्रकार के मान्यता है, थ्योरीज है। तो यहाँ पर जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और बाकी जो पहले की बात, जो पहले एक दो मेंशन हुए, इनके बीच में बहुत ही फाइन डिफरेंस है, बहुत ही कम, बहुत महीन अंतर है। तो लेकिन आपको ध्यान में एक शब्द को रखना है, एक बात को ध्यान में रखना है कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, यह शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में सीधे तौर पर किया गया है। यह शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, जबकि जो दूसरे और हैं उनका एक मोटिव तो हो सकता है कि वो शब्द का इस्तेमाल होना है, उन वाक्यों का इस्तेमाल होना है, लेकिन उनका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया है। तो इस्तेमाल किसका हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको लिया कहां से हमने, जापान से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉ दैट इज ड्यूली इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ऐसा कानून जो कि किसी विधायिका के द्वारा बनाया गया हो, या कंसर्न्ड अथॉरिटी, या कोई ऐसी जो बॉडी या कोई ऐसा जिस जो उस कानून को बनाने के लिए एलिजिबल है, तभी वैलिड होगा। इज वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसीजर। तभी वह जो कानून, देखिए कोई भी ऐसा कानून जो किसी भी विधायिका के द्वारा बनाया गया है, वह तभी लागू होगा, या तभी वैलिड होगा, या तभी सही होगा, जब वह एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करेगा, या जो उसमें जो प्रावधान निहित है उनका सही पालन करेगा, तभी उसे वैलिड माना जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि लाइफ ऑफ पर्सन्स कैन बी डिप्राइव्ड बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति के को जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन उससे भी उसे वंचित किया जा सकता है एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। हमने देखा है कि किसी को फांसी की भी सजा होती है, तो कब होती है, उसके उस एक एक उसके उसका ट्रायल चलता है। ट्रायल चलता है का मतलब एक कानून के आधार पर उस पर मुकदमा होता है और उसमें तय होता है, संदेह से परे यह बात साबित होती है कि वह जो जघन्य अपराध उसके द्वारा किया गया है और उसके लिए जो सजा निहित है उस कानून में, वह मौत की सजा है, तभी उसको एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो ये सब प्रावधान है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोग को, और ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा बोलो। हाँ ठीक है बेटा। देखिए क्या है, दूसरे देशों से संविधान लेने की जरूरत इसलिए पड़ी कि देखिए हमको अगर कोई काम बेस्ट करना है, अभी भी आपको कभी कोई काम को बहुत अच्छा काम करना है, तो आप अगर सभी बातें अगर खुद से करते चले जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखो, तो देखो हमने किसी एक पर्टिकुलर देश का कोई भी प्रावधान उठा के सीधा सीधा सारा का सारा नहीं रखा है। हमने जो बेस्ट प्रावधान है, जो हमारा जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो जो संविधान के अच्छे पक्ष हैं, अलग अलग देशों के संविधान जहां तैयार हो चुके हैं और उनके सबसे बेस्ट फीचर्स हैं, हमने वहां से वो फीचर को अडॉप्ट किया है, उन फीचर्स को यहाँ के आधार पर उसको ढाला है। तो लिया है इसका मतलब ऐसा उठा के बहुत सारे आपको एज इट इज भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने दूसरे देशों के संविधान को कभी ऐसा पढ़ के तो देखा नहीं है, लेकिन मेरी भावना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं कि वहां का जो बेस्ट फीचर है उसको उठाने के लिए हमने उसको अपने देश के अनुरूप उसको लिया है।
तो जहाँ जैसा आवश्यकता हुई वहाँ पर वैसा लिए हैं, और सही भी है। आपको अभी अगर 10 दोस्त हैं, आपको कोई एक काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आप लोग दसों के जो एक्सपीरियंस है, अपने अपने एक्सपीरियंस, उसके आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और खुद ही से अगर आप 10 प्रकार का काम कर करके आप सीखेंगे तो हो सकता है उस काम में सफलता ना मिले, हो सकता है कि वो काम में कुछ ना कुछ अड़चन और बाधा आए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि अलग अलग देशों से हमको लेना पड़ा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना या उसकी उद्देशिका, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको वो याद होगा, इसको याद कर लेंगे तो और अच्छा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यही वह दिन है 26 नवंबर 1949 का, जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। हमने स्वयं को उसे अर्पित किया था। ये जो उद्देशिका है, इसके संबंध में, मतलब इनके जो, एक बार आप लोग इसको पढ़ के 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आप लोग को ये याद भी हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो इससे कुछ एक आपको जो बेसिक मोटिव है संविधान का, एक बेसिक मोटिव क्या होता है, वो प्रीफेस होता है ना। प्रीएम्बल क्या है? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मुख है कि अंदर संविधान कैसा होगा वो हमको बाहर से एक नजर में, एक सरसरी तौर पर हम देखेंगे तो हमको उसका जो बेसिक मकसद है, मोटिव है, अंदर हमको क्या चीजों के ऊपर फोकस मिलेगा, क्या क्या अंदर होगा, ये इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है ऊपर से देखकर। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस प्रस्तावना से संबंधित, उसको 1 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बात करेंगे। तो सोर्स ऑफ टर्मिनोलॉजी हम बात कर चुके हैं कि ये जो शब्दावली है, इस प्रीएम्बल की शब्दावली है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। अब ये किसके ऊपर आधारित है? तो ये एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन या फिर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, मतलब प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 में। अभी आपको ये डेट दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि 11 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रमुख चुन लिया गया था, प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। वो उस दिन से परमानेंट प्रेसिडेंट रहे संविधान सभा के। तो ये जो प्रस्तावना है उसी दिन एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के रूप में
रखा, उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हैं उसको। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यही आगे जा करके इसी में जो भी करेक्शन क्या है, कोई भी चीज एज इट इज नहीं हुआ है, उसको ड्राफ्ट किए हैं, उसको करेक्ट किए हैं, उसको जहां जरूरत है वहां संशोधन करके फिर उसको फिर अडॉप्ट किए हैं फाइनली। तो जो पंडित नेहरू जी ने इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था कि भाई हम आगे, अब संविधान सभा आज से प्रारंभ कर रहा है काम करना, तो हम आगे जा करके ये हमारा मकसद है, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव था। वही आगे जा करके प्रियम्बल के रूप में टर्न हुआ, उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में टर्न हुआ। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को पारित किए कि हाँ अब ये हमने ये उद्देशिका को हमने मान लिया और ये रहेगा, सही है। तो अब इसके बाद अमेंडमेंट ओनली वंस, इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया था। इसमें नहीं तो ये जो शब्द हैं आपको जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द हैं, और इंटीग्रिटी कहने का मतलब जो एकता, या फिर यहाँ पर जो शब्द है एकता और अखंडता वाली जो शब्द है वह इंटीग्रिटी उसका मतलब है। तो इसका ये जो 3 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ वाद, केसेस सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या होता है, कल को संविधान की व्याख्या करना है, उसको उसके बारे में कुछ बताना है कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। इसके लिए कौन अधिकृत है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही अधिकृत है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ केस डिसाइड हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो केसेस में कुछ निर्णय हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 है बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बेरूबाड़ी एक जगह है, उस और किसके विरुद्ध? भारतीय संघ के विरुद्ध एक केस हुआ। 1960 में इस पे निर्णय हुआ। तो यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, वो उसकी उद्देशिका है, उसका पार्ट नहीं है। तो देखिए अब इसके बाद में रिव्यू होगा इस बात पे ना, ये बात सही नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए, बाद में इसका रिव्यू होगा। लेकिन बेरूबाड़ी केस के बारे में आपको जानना चाहिए कि उसमें पहले उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस हुआ 1967 में। यहां पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल इज की टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वह संविधान की कुंजी है। इट कैन बी रिफर्ड टू डिस्क्राइब ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे किसी भी संविधान के किसी भी भाग की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। किसे? प्रस्तावना को, क्योंकि यह प्रस्तावना की एक कुंजी है। इसलिए आगे अगर कुछ अंदर कोई निहित प्रावधान है उसकी व्याख्या करने के लिए उसकी सहायता ली जा सकती है। उसका पार्ट है कि नहीं इसके बारे में क्लियर नहीं किया वहां पर। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट का केस 1973। यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल इज ये एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उद्देशिका है वह इसका अभिन्न अंग है, संविधान का एक अब अभिन्न अंग है। कौन? प्रियम्बल। तो अब यहाँ पर जो बेरूबाड़ी वाला केस था वो पलट गया। तो एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू हो गया, पुनरावलोकन हो गया ये न्यायिक रूप से। तो प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड, और इसे संशोधित भी किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का भाग है, इस पे संशोधन भी किया जा सकता है। बट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन इसका जो मूलभूत ढांचा है, आधारभूत संरचना है, मतलब बेसिक मोटिव जो है संविधान निर्माताओं ने जो इसमें लिखा है, जो इसमें उस समय जो इनका मकसद है जो रखा हुआ है इसमें, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस पे संशोधन भी आप कर सकते हैं
क्योंकि यह इसका संविधान का अभिन्न अभिन्न अंग है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। उस पर इसलिए संशोधन भी आप कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन उसे उसके ढांचागत परिवर्तन, किसी प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस। इसके बाद देखिए 2-3 और पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रियम्बल को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का हृदय कह दिया। किन्होंने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। हॉरोस्कोप का मतलब जन्म कुंडली। तो संविधान की जन्म कुंडली है कहा किसने? KM मुंशी ने। प्रियम्बल को की एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, कि संविधान की कुंजी है और उसकी आत्मा है। यह ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ये वो थे, पॉलिटिशियन थे ये, हरियाणा, हिसार वगैरह से। और एक था कि ये ID कार्ड है संविधान का, यानी संविधान का एक परिचय पत्र है। यह बात कहा था NA पालखी वाला ने। ये एक